एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज का ये सेशन होने वाला है आपका जीके जीएस फिज़िक्स से रिलेटेड। ओके, फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, राइट, जो कि आपके जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले सॉल्व करते हैं अपने ये क्वेश्चंस। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा फॉर फर्दर वीडियोस एंड एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल डैश रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार डैश धारा की दिशा को दर्शाता है। द लिटिल फिंगर, the forefinger, the middle finger, the thumb। छोटी उंगली, तर्जनी, मध्यमा उंगली या फिर अंगुष्ठ। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ओके, so according to the right hand thumb rule, the thumb represents the direction of current। okay, and जो folded fingers होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थंब, राइट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? सो दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। लाइट वेव, रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर साउंड वेव, यानी प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग। ओके, ये सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपका आता है ट्रांसवर्स वेव से एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउंड वेव। साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो ये साउंड वेव है ये आपकी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट that the upward buoyant force that is exerted on a body immersed in the fluid, whether fully or partially, is equal to the weight of the fluid that the body displaces is related to। यानी कथन दिया गया है कि किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित उस द्रव के भार के बराबर होता है। यह किससे संबंधित है? आपको बताना है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल, बीयर प्रिंसिपल, बीयर लैम्बर्ट लॉ या फिर पास्कल लॉ, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? सो ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? वॉशिंग मशीन पुश्ड अलोंग अ फ्लोर,
स्लेट स्लाइडिंग अक्रॉस स्नो, a person sliding down a slide, a person lifting on an heavy object। यानी कपड़े धोने की मशीन को फर्श पर धकेलना, बर्फ़ पर स्लेट का फिसलना, एक स्लाइड पर फिसलता एक व्यक्ति या एक भारी वस्तु को उठाता एक व्यक्ति। कौन सा विकल्प घर्षण का एक गलत उदाहरण है, बताना है, गलत। ओके, सो फ्रिक्शन क्या होता है आपको सबसे पहले यह जानना होगा। ऑपोजिंग फोर्स विच ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। दो सरफेस के बीच में जो ऑपोजिशन होता है, एक अपोजिंग फोर्स होता है, वो फ्रिक्शन होता है। ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एफ। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, राइट। सो यहाँ पर जो घर्षण है करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। एक भारी वस्तु उठाता एक व्यक्ति घर्षण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ दो सरफेस के बीच में कोई गति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन है, अ स्टीडी करंट I flows through an appliance of resistance R. The amount of heat produced by it in time t is। प्रतिरोध के एक उपकरण के माध्यम से अपरिवर्ती धारा I प्रभावित होती है, डैश समय में इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा डैश है। बताना है आप सभी को करेक्ट आंसर। सो चैनल पर अवेलेबल फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के टॉपिक वाइज जो है वो सेशन पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो आपने अब अगर अभी तक नहीं सॉल्व करें तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। ओके, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड प्लेलिस्ट को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ओके, आई स्क्वायर आर टी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, डैश इज़ अ टाइप ऑफ इको लोकेशन। डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। वाइब्रेशन, कंपन, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, रडार, सोनार। इको लोकेशन का टाइप यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, रडार या फिर सोनार। ओके, यहाँ पर रडार का आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो लिख लीजिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, इको लोकेशन का आपको टाइप बताना है क्या हो सकता है, राइट। सो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनार, ऑप्शन नंबर 4। सो यहाँ पर सोनार जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड सोनार का फुल फॉर्म आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। मास द्रव्यमान, डिस्टेंस दूरी, मोमेंटम संवेग, स्पीड चाल। किसमें आपका जो दिशा और परिमाण दोनों होते हैं बताना है आपको। ओके, सो दो टाइप की क्वांटिटी आपने पढ़ी होंगी, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, फिर जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें
आपका मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है, विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली, यानी परिमाण उसमें आपका जो है वो रिक्वायर्ड होता है। वेक्टर क्वांटिटी में जो है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, सो वो आपकी वेक्टर होती है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है वो स्केलर होती है, राइट। सो यहाँ पर आप अगर स्केलर के एग्जाम्पल देखें तो मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, पावर, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। वहीं अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी आपके जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण हैं। तो आपको सभी क्लियर हो गया होगा। मोमेंटम जो है उसमें आपका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड मोमेंटम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्केलर क्वांटिटी को कहते हैं अदिश राशियाँ और वेक्टर क्वांटिटी को कहते हैं सदिश राशियाँ। ओके, तो आप ये भी जिन्हें कन्फ्यूज़न है वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू। दर्पण सूत्र के अनुसार गोली दर्पण की फोकस दूरी डैश के बराबर होती है, यू वी अपॉन यू माइनस वी, यू वी अपॉन यू प्लस वी, यू वी यू माइनस वी अपॉन यू वी, या फिर आपका यू प्लस वी अपॉन यू वी। दर्पण सूत्र के अनुसार गोली दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यू वी अपॉन यू प्लस वी। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन ऑफ मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आपको 3 इक्वेशंस, इनमें से बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आपकी 3 इक्वेशन बनती हैं। आई होप आपको वो 3 इक्वेशंस पता होंगी। बस इसमें से उन तीनों में से कौन सी डिफरेंट है यही आपको बताना है। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो है। नेक्स्ट इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी ये वाली, ये भी आपकी है उन 3 इक्वेशंस में से। नेक्स्ट होती है आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बच रहा है, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग ड्यू टू देयर। पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, इसके कारण, किसके कारण? न्यूक्लियर एनर्जी के कारण, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, यानी नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को, न्यूक्लियर, काइनेटिक, केमिकल, मैकेनिकल में से। ओके, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है,
electric devices like laundry iron, electric toaster, electric oven, electric kettle and electric heater are based on which effect of electric current? Chemical effect, magnetic effect, physiological effect या फिर heating effect? कपड़े प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित हैं? ये आधारित है आपके तापमान प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट पर. ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. राइट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइस लाइक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12. Question है, the amount of force needed to accelerate a 10 kg mass at 2.5 meter per second square is. यानी 10 kg द्रव्यमान को 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? आवश्यक बल कितना होगा बताना है आप सभी को. एक फॉर्मूला जो हम सभी को पता होगा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो आपको मास दिया है 10 kg, ठीक है. एक्सीलरेशन दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हम सभी जानते हैं F इज इक्वल टू होता है ma, यानी F इज इक्वल टू m इंटू a. राइट. यहाँ पर F फोर्स है, m मास है और a एक्सेलरेशन है. ठीक है. अब जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं हम उन्हें इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे. तो 10 kg इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 न्यूटन. ओके. यहाँ पर 25 न्यूटन यानी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर. इसी तरीके से सरल न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं. तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस नॉट यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें. ओके. क्वेश्चन के ऑप्शन हैं मैग्नेटिक कंपास, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोफोन. निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? नहीं करता है आपसे बोला गया है. चुंबकीय कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. Magnetic compass is a device that uses a magnetized needle to indicate the direction of the Earth's magnetic poles. Okay, it operates on the principle of magnetism and does not utilize magnetic effect of electric current. Okay, next question है, energy possessed by a body by virtue of its position or configuration is. किसी पिंड के द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के कारण धारित ऊर्जा डैश होती है. पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या आपकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा. क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी important question. When we traveling in a bus, we tend to move forward when the bus is stopped suddenly. This is because of. जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो बस के अचानक रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं. इसका कारण डैश है. इसका कारण क्या है आपको बताना है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन का गति का तीसरा नियम. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण.
इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी यानी हमारे शरीर का जड़त्व, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति का दूसरा नियम। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया यानी इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। थर्ड ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे फिज़िक्स के ये मिसलेनियस से क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड ये प्रैक्टिस सेट और इसी टाइप के जो आगे प्रैक्टिस सेट्स आएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जीके जीएस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसे आप अच्छे से रिवीजन एंड प्रैक्टिस से बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।